नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डाउट मित्रा पर। दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो इस चैनल पर ला रहे हैं, तो इस देरी के लिए हमें प्लीज़ माफ़ कर देना और आगे से हम कंटिन्यू अपनी वीडियोस डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। आज की हमारी यह वीडियो जीएस की जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसकी यह 5वीं क्लास होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो इनमें से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में यह स्थित है। और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में स्थित है वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है या सबसे बड़ा शहर है। और मोहनजोदड़ो जो है वो पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली। महावीर स्वामी का जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इनकी जो मृत्यु होती है वो पावापुरी में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित अन्य जो बातें हैं वो क्या क्या हैं। इन्होंने गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और 29 साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे महापरिष्क्रमण कहा गया। तो महापरिष्क्रमण जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इसको क्या कहा गया था? महाभिष्क्रमण कहा गया था। तो महाभिष्क्रमण और गृह त्याग का जो प्रतीक था इनका वो था घोड़ा। तो गृह त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का। फिर इनका जो पहला उपदेश था जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसको क्या कहा गया है? उसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया है। और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। इनकी मृत्यु जो होती है वो दोस्तों कुशीनगर में होती है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। परिनिर्माण, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो दोस्तों देखते हैं जो पहला शासक, इसमें जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी तो वह वापस अपने देश चला गया। भारत का जो शासन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था। तो दिल्ली का शासन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे गया था। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। और यहीं से पहला मुस्लिम शासन जो है प्रारंभ होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु होती है 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? 1210 में। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, 1526 में पहला युद्ध होता है। आइए देखते हैं प्रथम युद्ध के बारे में। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को होता है। और इसमें जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ये अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी। और बाबर जो है इसमें मैंने अभी बताया आपको, यह तोपखाने का प्रयोग करता है। और तुगलमा नीति जिसको कहा जाता है, ये एक पंख फैलाकर अपने दुश्मन को घेरने की एक रणनीति होती है, एक युद्ध नीति होती है। और इसका प्रयोग यह सबसे पहले यहाँ पर करता है।
भारत में सबसे पहले तुगलक नीति का प्रयोग कौन करता है? बाबर। और तोप खाने का प्रयोग भी कौन करता है? बाबर। और बाबर ने पहली बार इसमें तोपें इस्तेमाल की थी और लोदी की सेना घबरा कर भाग गई थी और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और दिल्ली सल्तनत इस युद्ध में ख़त्म हो गई थी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1676। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1676। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक होता है। और इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1627 ईस्वी में। जन्म होता है 1627 ईस्वी में। और जब इनका राज्याभिषेक होता है यहाँ 1676 में, इसी समय इनको जो है वो छत्रपति की उपाधि दी जाती है। तो छत्रपति की उपाधि इन्हें राज्याभिषेक के समय ही दी जाती है। और इनका जो राज्याभिषेक किया था उस समय पंडित कौन था? तो गंग भट्ट जो था वो पंडित गंग भट्ट नामक एक पंडित था जिसने इसको यह शपथ दिलाई थी या जिसने इसका राज्याभिषेक करा था। और गंग भट्ट जो था ये बनारस का एक विद्वान पंडित था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ऑप्शन नंबर ए 1885 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम करते हैं। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है और ये इसकी स्थापना करते हैं। इसकी प्रथम बैठक जो है, इस बैठक में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। कांग्रेस की कहाँ स्थापना होती है? बॉम्बे में। और वायसराय जो था इस समय जब इसकी स्थापना होती है तो 1885 में, इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। तो डफरिन जो था वो इसका वायसराय था। किसका? भारत का वायसराय था। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। और हमें पता ही है कि गरम दल में जो है वो 3 प्रमुख नेता माने गए हैं, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल जो है ये प्रमुख नेता माने गए हैं, लाल बाल पाल। अब इसमें लाल बाल पाल कौन थे? लाल तो यही थे लाल जो थे ये लाला लाजपत राय थे और बाल जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक थे और पाल जो हैं ये विपिन चंद्र पाल थे। तो विपिन चंद्र पाल ये 3 नेता जो हैं ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। और इनके अतिरिक्त एक नेता का और नाम लिया जाता है जो गरम दल के नेता माने जाते हैं, उनका नाम था अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष जो था उनका नाम था, जो कि इसी गरम दल में आते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो 9 अगस्त 1942 में ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है? ये मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है यहाँ से शुरू होता है। मुंबई का जो है या बम्बई का जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान से यह शुरू होता है। और इस युद्ध में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी एक प्रसिद्ध नारा देते हैं, करो या मरो। करो या मरो का नारा जो है वो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर हैं। अब ये 5 महासागर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो महासागर है हमारा वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये जो है ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, आर्कटिक महासागर। वो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइन करके, ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है। और फिर ये जो आप एस आकार में देख रहे हैं, मैं इसको दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, आपको काले रंग से दिखाता हूँ। ये जो आप एस आकार में देख रहे हैं ये है हमारा अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर है जो एस आकृति का है और भूमध्य रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और इससे जो निचला क्षेत्र है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और इस पूरे को हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो 2 हो गए। और तीसरा जो हमारा महासागर है वो है ये प्रशांत महासागर।
ये प्रशांत महासागर है। ये दोस्तों ये दो महासागर नहीं है, ये पूरा एक ही है। जब पृथ्वी को हम एक ग्लोब के माध्यम से देखेंगे तो ये जुड़े हुए क्षेत्र नज़र आएंगे, तो ये पूरा क्या है, एक ही है, और इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। और इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। और फिर है ये हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है जो कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, इसको हम कहते हैं हिंद महासागर। फिर अंत में आता है हमारा दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर ये जो है, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है, ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये जो पूरे हमारे चारों महासागर दिख रहे हैं, इनके बीच वाले क्षेत्र को हम जो है ये दक्षिण महासागर कहते हैं, या अंटार्कटिका महासागर भी इसको हम कह सकते हैं। तो अंटार्कटिका महासागर जो है ये रहा। तो आप देख सकते हैं कुल कितने महासागर हो गए। एक ये हो गया दक्षिणी वाला, एक, और एक प्रशांत महासागर 2, एक अटलांटिक महासागर 3, एक हिंद महासागर 4, और एक ये दक्षिणी महासागर जिसको हम अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। तो ये 5 महासागर हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनमें जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वतमाला है। तो आइए देखते हैं ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरे विश्व का मैप, और इस विश्व के मैप में जो ये वाला क्षेत्र है लाल वाला, ये है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप पर स्थित है हमारी एंडीज पर्वतमाला। तो आइए देखते हैं एंडीज पर्वतमाला। इस मैप को थोड़ा बड़ा करके हमने यहाँ दिखा दिया है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं लाल वाले क्षेत्र से, ये है हमारी एंडीज पर्वतमाला, और ये पूरे इसके पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और यहाँ पर स्थित है दोस्तों अकांगुआ पर्वत चोटी, जो कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अकांगुआ पर्वत चोटी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की जो अवधारणा थी ये किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूबुल हक जो हैं इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये जो हैं ये पाकिस्तान के नागरिक थे। तो पाकिस्तान के ये नागरिक थे, पाकिस्तानी मूल के, और इन्होंने जो है HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। इसमें जो है वो किसी भी देश को एक अंक के आधार पर हमें अंक दिए जाते हैं, यानी कि एक अंक के आधार पर अंक दिए जाते हैं, और इसमें जीवन के तीन महत्वपूर्ण जो हैं इसमें क्रम लिए जाते हैं, जैसे कि जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर, और तीसरा है हमारा प्रति व्यक्ति आय। इन 3 चीज़ों को इसमें लिया जाता है। और 1990 में सबसे पहले इसको जारी किया गया था। तो पहली बार कब जारी किया गया था? मानव विकास सूचकांक को 1990 में जारी किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारत में GST की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो भारत में GST की सिफारिश जो है वो केलकर समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। GST की जो सिफारिश है वो केलकर समिति के द्वारा की गई थी। GST में मुख्य 4 प्रकार के कर होते हैं। GST में एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है UTGST, एक होता है IGST। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। तो हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे 1798 में। तो 1798 में पहली रियासत बनी हैदराबाद रियासत, जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर की थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और बंगाल के गवर्नर से संबंधित बहुत से सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करा जाए।
तो सबसे पहले आते हैं हम शुरू से शुरू करते हैं। बंगाल का जो पहला गवर्नर था, यानी कि सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब बंगाल का पहला गवर्नर होगा तो अंतिम गवर्नर भी कोई ना कोई होगा। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो वॉरेन हेस्टिंग अंतिम क्यों बना? क्योंकि इसके बाद बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अंतिम गवर्नर ये था, तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। फिर आते हैं हम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पर। तो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन होगा? जो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? विलियम बेंटिक, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक था। फिर आते हैं भारत के पहले वायसराय पर। तो भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो भी लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी वही थे। कौन थे वो? राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी वही थे। स्वतंत्र भारत के भी वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको अपने सुझाव देने हैं या मैं किस चीज़ में कुछ कमियां कर रहा हूं, ये ज़रूर है कि मेरी कुछ गलतियां ज़रूर हो रही होंगी वीडियो में, तो आपसे अनुरोध है कि आप उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूं उनको भी बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और हम आपको और अच्छे से कैसे अपना कंटेंट दे सकें आप अपनी राय ज़रूर दें। हम कोशिश करेंगे कि आपको वही कंटेंट दें जो आपको पसंद आए। धन्यवाद।